हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। वेक्टर खत्म हो चुका है। इस लेक्चर में हम लोग कैनामेटिक्स शुरू करेंगे। कैनामेटिक्स का ये पहला लेक्चर है। इसमें हम लोग रेस्ट और मोशन क्या होता है ये समझेंगे। उसके बाद डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ये समझेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे। तो पेन और कॉपी लेके तैयार हो जाओ। शुरू करते हैं रेस्ट एंड मोशन से। रेस्ट एंड मोशन। इसमें पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ये रेस्ट क्या होता है। रेस्ट, मान लो ये एक रेफरेंस है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन है। यहां पे जेड एक्सिस भी ले सकते हैं, नॉर्मली आउटवर्ड फ्रॉम द बोर्ड, पर कॉन्सेप्ट को समझने के लिए यहां पे दो ही एक्सिस लेते हैं, एक्स और वाई। ये दोनों एक्सिस इस बोर्ड के प्लेन पे है और यहां पे एक पार्टिकल है P, इसका कोऑर्डिनेट है 2,3, x में 2 और y में 3, तो 2,3। अब t बराबर 0 सेकेंड पे इस पार्टिकल का कोऑर्डिनेट है 2,3, t बराबर 1 सेकेंड पे भी इस पार्टिकल का कोऑर्डिनेट है 2,3, t बराबर 2 सेकेंड पे भी इस पार्टिकल का कोऑर्डिनेट है 2,3, t बराबर 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, सभी टाइम पे इस पार्टिकल का कोऑर्डिनेट है 2,3। कहने का मतलब इस पार्टिकल का कोऑर्डिनेट टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, तो इस पार्टिकल को रेस्ट पे बोलेंगे। अगर किसी पार्टिकल का पोजीशन टाइम बढ़ने के साथ चेंज नहीं हो रहा है, घड़ी में टाइम आगे बढ़ रहा है पर पार्टिकल का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, तो उस पार्टिकल को रेस्ट पे बोलेंगे। तो यहां पे इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं, इफ पोजीशन या कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल डू नॉट चेंज with time, then that particle is at rest। अब मोशन देखो, ये मान लो एक रेफरेंस है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये पॉइंट ओरिजिन। टी बराबर 0 टाइम पे एक पार्टिकल का कोऑर्डिनेट है 1,2 और t बराबर 1 सेकेंड पे इसी पार्टिकल का कोऑर्डिनेट हो गया 3,4। t बराबर 2 सेकेंड पे पार्टिकल का कोऑर्डिनेट 3,4 से बदल के कुछ और हो गया। तो यहां पे देखो टाइम बढ़ने के साथ साथ पार्टिकल का कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है। x कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, या फिर x y में से कोई एक कोऑर्डिनेट भी चेंज होगा तब भी बोलेंगे कि कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। तो अगर किसी पार्टिकल का पोजीशन या कोऑर्डिनेट टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है, इसका मतलब वो पार्टिकल मोशन में है। तो इसका अगर डेफिनेशन लिखें तो हम लिख सकते हैं कि इफ पोजीशन या कोऑर्डिनेट ऑफ अ पार्टिकल change with time,
then that particle is in motion। ठीक, तो अगर किसी पार्टिकल का कोऑर्डिनेट या पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है तो उस पार्टिकल को रेस्ट पे बोलेंगे, और अगर किसी पार्टिकल का पोजीशन या कोऑर्डिनेट टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो उस पार्टिकल को मोशन में बोलेंगे। तो रेस्ट एंड मोशन समझ में आया, इसको देखें ध्यान से और नोट करें। आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा और डिटेल में देखते हैं कि रेस्ट और मोशन क्या होता है। ये मान लो एक रोड है, ठीक, इस रोड पे एक ट्रेन या बस सपोज करो चल रहा है। इस डायरेक्शन में भी वेलोसिटी से, और एक आदमी यहां पे ग्राउंड पे खड़ा है, इसका नाम है ए। एक आदमी यहां पे बस के अंदर खड़ा है, इसका नाम है बी। एक आदमी और है इस बस के अंदर यहां पे खड़ा है, इसका नाम है सी। तो इस ए के लिए अगर रेफरेंस फ्रेम बनाएं तो ए के लिए ये है वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस। तो आप ध्यान से देखें, ये बस भी वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, तो इस बी का एक्स कोऑर्डिनेट ए के फ्रेम में बढ़ेगा। अभी इस बी का एक्स कोऑर्डिनेट ए के फ्रेम में ये है, इतना है। कुछ देर के बाद जब ये बस आगे चला जाएगा तो ये बी आदमी भी थोड़ा आगे चला जाएगा, यहां पे आ जाएगा। तो ए के रिस्पेक्ट में बी का एक्स कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा। तो ए के फ्रेम में बी का कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, इसका मतलब ये बी ए के रिस्पेक्ट में मोशन में है। और सी का एक्स कोऑर्डिनेट भी ए के फ्रेम में टाइम के साथ चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है, तो ये सी भी ए के लिए मोशन में है। तो ये पॉइंट हम यहां पे नोट कर देते हैं कि बी इन मोशन with respect to A, और C भी A के रिस्पेक्ट में मोशन में है, तो C इन मोशन with respect to A। अब B के लिए देखो, तो B का रेफरेंस फ्रेम ये है, ये Y एक्सिस और ये X एक्सिस। इस वक्त मान लो t बराबर 0 पे B के रेफरेंस में C का x कोऑर्डिनेट इतना है। मान लेते हैं B और C के बीच का सेपरेशन 10 मीटर है t बराबर 0 टाइम पे, और t बराबर 1 सेकेंड पे, t बराबर 1 सेकेंड पे ये B थोड़ा आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि ये बस भी वेलोसिटी से चल रहा है। तो जितना आगे ये B जाएगा उतना ही आगे ये C भी चला जाएगा। तो B और C के बीच का सेपरेशन t बराबर 1 सेकेंड पे भी 10 ही बना रहेगा। मान लो B यहां पे आ गया तो C यहां पे आ गया, तो B और C के बीच का सेपरेशन जो t बराबर 0 पे है वही t बराबर 1 सेकेंड पे भी है। इसका मतलब B के रेफरेंस में इस C का x कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहा है, तो ये C B के लिए रेस्ट पे है। ठीक, यहां पे लिखें इस पॉइंट को, C इज एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू B। अब इसी B के लिए इस A की बात करें तो इस वक्त t बराबर 0 पे इस B के लिए A का x कोऑर्डिनेट ये है।
और t बराबर 1 सेकेंड पे ये b यहां पे आ जाता है, तो b के लिए इस a का x कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा। तो देखो इस a आदमी का x कोऑर्डिनेट इस b के रेफरेंस में टाइम के साथ चेंज कर रहा है, तो ये a इस b के रिस्पेक्ट में मोशन में है। a इन मोशन with respect to b, और c के लिए भी ये a मोशन में होगा। c के लिए देखें तो c के लिए भी इस a का x कोऑर्डिनेट अभी ये है, और कुछ देर के बाद जब ये c आगे चला जाएगा तो x कोऑर्डिनेट इतना हो जाएगा। तो c के लिए भी इस a का x कोऑर्डिनेट टाइम के साथ चेंज कर रहा है, तो c के लिए भी ये a मोशन में है, तो a इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू b एंड c। अब यहां पे एक चीज देखो, इस c आदमी के बारे में अगर b से पूछें तो b के लिए ये c रेस्ट पे है। इस c के बारे में ये b बोलेगा कि ये रेस्ट पे है, लेकिन इसी c के बारे में a से पूछो तो a के लिए ये c मोशन में है। a आदमी से पूछेंगे c के बारे में तो मोशन में बोलेगा। तो यहां पे देखो एक ही पार्टिकल को कोई रेस्ट पे बोल रहा है और कोई मोशन में बोल रहा है, और दोनों देखने वाले का पोजीशन अलग अलग है, एक ग्राउंड पे खड़ा है और दूसरा इस गाड़ी में है। इसका मतलब कोई पार्टिकल रेस्ट पे है या मोशन में है, ये देखने वाले के पोजीशन पे डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर देख कहां से रहा है। ये पॉइंट हम यहां पे नोट कर देते हैं। रेस्ट एंड मोशन डिपेंड्स ऑन पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर के पोजीशन पे डिपेंड करता है कि कोई पार्टिकल रेस्ट पे है या मोशन में है। ठीक, तो इतनी बातें क्लियर है, इसको देखें ध्यान से और समझें। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट देखते हैं क्या होता है। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस को s से डिनोट करो और डिस्प्लेसमेंट को कैपिटल D से डिनोट करते हैं। तो पहले समझें कि ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। मान लो कि ये एक पॉइंट है A, ये इनिशियल पॉइंट है, और यहां पे एक पॉइंट है B, ये फाइनल पॉइंट है। कोई पार्टिकल इस A पॉइंट से B पॉइंट पे गया इस रास्ते से, ऐसे, तो इस पार्टिकल के मोशन का जो ये पाथ का पूरा लेंथ है, इसको डिस्टेंस बोलते हैं। जिस रास्ते से पार्टिकल गया है उस रास्ते की पूरी लंबाई को डिस्टेंस बोलेंगे। तो ये है डिस्टेंस। और इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का जो ये स्ट्रेट लेंथ है, शॉर्टेस्ट लेंथ, इसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होता है, इसमें कोई डायरेक्शन वायरेक्शन नहीं होता है।
लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका डायरेक्शन भी होगा, और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के तरफ होता है। तो ये है डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, ये। ठीक, अब देखो, एक पार्टिकल इस पॉइंट से चला, ये इनिशियल पॉइंट है, और स्ट्रेट लेंथ में चलता हुआ इस पॉइंट पे आया, और यहां से फिर वापस घूम के यहां पे आया। मान लो ये स्ट्रेट लेंथ में चलता हुआ 10 मीटर आगे तक गया, उसके बाद यहां से 2 मीटर पीछे घूम के आ गया, 2 मीटर, ये फाइनल पॉइंट। तो यहां पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो डिस्टेंस इक्वल टू मोशन का पूरा पाथ का लेंथ, तो 10 प्लस 2, 10 प्लस 2, 12 मीटर होगा डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच के स्ट्रेट लेंथ को, शॉर्टेस्ट लेंथ को। तो ये है इनिशियल पॉइंट और ये है फाइनल पॉइंट, तो ये है डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के तरफ, तो ये होगा डिस्प्लेसमेंट। तो ये लेंथ कितना होगा? तो यहां से यहां तक 10 और यहां से यहां तक 2, तो 10 में से 2 को कट करेंगे तो ये 8 मिलेगा। डिस्प्लेसमेंट मिला 10 माइनस 2, 8 मीटर इन दिस डायरेक्शन, इनिशियल टू फाइनल। अब यहीं पे यहां से एक पार्टिकल चलना शुरू किया, ये इनिशियल पॉइंट है, और स्ट्रेट लाइन में यूनी डायरेक्शनल मोशन कर रहा है। स्ट्रेट लाइन में सीधा आगे बढ़ता गया, घूम के वापस नहीं आया। तो यहां से 10 मीटर आगे बढ़ा और यहां तक आया, घूम के वापस नहीं आया है। यूनी डायरेक्शनल मोशन है इन स्ट्रेट लाइन, ये फाइनल पॉइंट। तो मान लो ये 10 मीटर आगे गया, तो यहां पे डिस्टेंस कितना? तो मोशन के पाथ का ये पूरा लेंथ 10 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट कितना? इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का ये स्ट्रेट लेंथ, ये 10 मीटर। तो यहां पे देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल है। यहां पे डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड ज्यादा है डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से। यहां पे भी डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा इस डिस्प्लेसमेंट से। तो अगर मोशन यूनिडायरेक्शनल एक स्ट्रेट लाइन पे हो रहा है, पार्टिकल घूम के वापस नहीं आ रहा है, तो ऐसे केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा। और अगर पार्टिकल घूम के कहीं वापस आ गया, इधर उधर घूम गया, तो ऐसे केस में डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड ज्यादा हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से। ठीक, यहां पे कंडीशन है, यहां पे डिस्टेंस ग्रेटर है डिस्प्लेसमेंट से, और यहां पे डिस्टेंस बराबर है डिस्प्लेसमेंट के। ठीक, एक केस और देखो, ये पॉइंट ओरिजिन, ये प्लस एक्स डायरेक्शन, ये माइनस एक्स डायरेक्शन। यहां से एक पार्टिकल चलना शुरू किया, ये इनिशियल पॉइंट है, और 10 मीटर आगे गया, और यहां से फिर वापस घूम गया, और फाइनली ये यहां पे आ गया। यहां पे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है -1, एक्स कोऑर्डिनेट -1, तो ये है फाइनल पॉइंट। तो यहां पे डिस्टेंस कितना? डिस्टेंस कितना? यहां पे डिस्टेंस इक्वल टू 10 प्लस 10, 20 प्लस 1, 21। डिस्टेंस में पूरे पाथ के लेंथ को ले लेंगे, तो 10 प्लस 10, 20 प्लस 1, 21, तो 21 मीटर होगा डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच के स्ट्रेट लेंथ को, और इनिशियल टू फाइनल होता है डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन।
तो ये डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड -1 मीटर आएगा, या फिर -1 मीटर आएगा, या फिर डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग ये भी बोलते हैं फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट के लिए ये भी लगा सकते हैं फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन है -1, फाइनल पोजीशन -1 और माइनस इनिशियल पोजीशन है 0। तो देखो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू आया -1 मीटर। ये माइनस साइन इस नेगेटिव एक्स डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन -x के डायरेक्शन में है, इनिशियल टू फाइनल। ठीक, तो इतनी बातें क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया है, आ चुका है। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिखते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। जो सब अभी देखे हैं वही पॉइंट सब लिखेंगे। डिस्टेंस बोलते हैं टोटल पाथ लेंथ ऑफ मोशन, टोटल पाथ लेंथ ऑफ मोशन। और डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं स्ट्रेट लेंथ, स्ट्रेट या शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ये डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, इसमें कोई डायरेक्शन वायरेक्शन नहीं होता है, और ये डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। जैसे ही चलना शुरू किए तो डिस्टेंस काउंट होना शुरू हो गया, चाहे आगे जाओ या घूम के वापस आओ, सभी लेंथ को जोड़ के डिस्टेंस होता है। तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा। जैसे यहाँ पे देखो पार्टिकल यहाँ से चला और यहाँ गया और घूम के वापस यहाँ पे आया, तो डिस्टेंस 21 मीटर पॉजिटिव। यहाँ पे देखो पार्टिकल यहाँ गया और घूम के यहाँ पे आया, तो डिस्टेंस 12 मीटर पॉजिटिव। यहाँ पे देखो पार्टिकल यहाँ से यहाँ पे गया तो डिस्टेंस 10 मीटर। तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। और डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे देखो पॉजिटिव है, यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है। और अगर पार्टिकल यहाँ से चला और घूम के वापस यहीं पे आ गया, तो यही है इनिशियल पॉइंट और यही है फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच कोई स्ट्रेट लेंथ ही नहीं बचा, कोई शॉर्टेस्ट लेंथ ही नहीं बचा। तो ऐसे सिचुएशन में डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। और डिस्टेंस मोशन के इस पूरे पाथ के लेंथ को बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो डिस्प्लेसमेंट 0 है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम पॉइंट पे है, तो डिस्प्लेसमेंट 0। और डिस्टेंस ये लेंथ होगा मोशन के पूरे पाथ का लेंथ, तो डिस्टेंस 0 नहीं है, कुछ ना कुछ आएगा ये लेंथ। तो अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो डिस्टेंस 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर डिस्टेंस 0 है, डिस्टेंस 0 कहने का मतलब पार्टिकल चला ही नहीं। अगर पार्टिकल चल देगा तो डिस्टेंस कुछ ना कुछ आ जाएगा, और डिस्टेंस अगर 0 है इसका मतलब पार्टिकल चला ही नहीं, और पार्टिकल चला ही नहीं तो जो इनिशियल पॉइंट वही फाइनल पॉइंट, तो डिस्प्लेसमेंट भी 0। तो अगर डिस्टेंस 0 है तो पक्का है कि डिस्प्लेसमेंट भी 0 होगा। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो डिस्टेंस भी 0 हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो ये छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान रखना। वैसे इसको हम यहाँ पे नोट करेंगे, ठीक। तो ये बातें सब ध्यान रखना, इसको मिटाते हैं और यहाँ पे नोट करते हैं इसको।
ला 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 ला। Distance, it is a scalar quantity. It is a scalar quantity. और ये displacement, it is a vector quantity. जब ये वेक्टर है तो इसका डायरेक्शन भी होगा, तो इसका डायरेक्शन इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ, इनिशियल टू फाइनल, ठीक, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ। ये डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, ऑलवेज पॉजिटिव या जीरो। तो डिस्टेंस जीरो या पॉजिटिव होगा। और डिस्प्लेसमेंट, इट इज, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और जीरो भी होता है। तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो कुछ भी हो सकता है। अब देखो, डिस्टेंस मोशन के पूरे पाथ के लेंथ को बोलते हैं। अगर पार्टिकल इस रास्ते से गया है ए पॉइंट से बी पॉइंट पे, तो ये डिस्टेंस होगा और ये डिस्प्लेसमेंट होगा। तो आप लोग नोटिस किए होंगे कि डिस्टेंस इस डिस्प्लेसमेंट से या तो ज्यादा होगा या फिर मोशन अगर यूनिडायरेक्शनल हो रहा है एक स्ट्रेट लाइन पे, तो ऐसे केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर भी हो जाता है। तो ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से या तो बड़ा होगा या बराबर होगा, पर ये डिस्टेंस छोटा नहीं हो सकता है डिस्प्लेसमेंट से, ठीक। ये डिस्टेंस मोशन के पाथ पे डिपेंड करता है। ये डिस्टेंस मोशन के पाथ पे डिपेंड करता है। इसको कहां पे लिखें, कहां पे लिखें, यहां पे लिख देते हैं। इट इज डिपेंड ऑन पाथ ऑफ मोशन। अगर मोशन का रास्ता बदल देंगे, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट यही दोनों है, और इस मोशन का रास्ता इससे बदल के ये कर देंगे तो डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, या फिर इससे बदल के ये कर देंगे तो डिस्टेंस पहले के रिस्पेक्ट में कम हो जाएगा। तो रास्ता बदलने से डिस्टेंस बदलता है। इसका मतलब डिस्टेंस मोशन के पाथ पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप इस पॉइंट से इस पॉइंट पे ऐसे जाओ या ऐसे जाओ या ऐसे लहरिया कट मारते हुए जाओ, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट अगर फिक्स है तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा फिक्स रहेगा। इसका मतलब ये डिस्प्लेसमेंट मोशन के रास्ते पे डिपेंड नहीं करता है। इट इज नॉट डिपेंड ऑन पाथ ऑफ मोशन। इट इज नॉट डिपेंड ऑन पाथ it is depend on initial and final position। इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है, रास्ते पे डिपेंड नहीं करता है ये डिस्प्लेसमेंट। इट इज डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट या पोजीशन।
तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये डिस्टेंस पाथ का फंक्शन है, पाथ चेंज करने से डिस्टेंस चेंज होता है। और ये डिस्प्लेसमेंट स्टेट फंक्शन है, इनिशियल और फाइनल स्टेट चेंज करेंगे तभी ये डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा। ठीक, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में एक दो पॉइंट और लिख लो। अभी अभी हम लोग देखे थे कि इफ डिस्टेंस इक्वल टू जीरो, अगर डिस्टेंस जीरो है इसका मतलब पार्टिकल चला ही नहीं, तो जो इनिशियल पॉइंट वही फाइनल पॉइंट, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच कोई स्ट्रेट लेंथ या शॉर्टेस्ट लेंथ ही नहीं आएगा, तो डिस्प्लेसमेंट भी जीरो। अगर डिस्टेंस जीरो है तो फाइनल है, पक्का है कि डिस्प्लेसमेंट भी जीरो होगा। लेकिन हम लोग एक केस ये वाला भी देखे थे कि इस पॉइंट से पार्टिकल चलना शुरू किया और वापस घूम के इसी पॉइंट पे आ गया, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो। लेकिन डिस्टेंस तो इस मोशन के पूरे पाथ का लेंथ हो जाएगा, तो डिस्टेंस नॉन जीरो है, कुछ ना कुछ है डिस्टेंस। तो यहां पे लिख देते हैं इसको कि इफ डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू जीरो देन डिस्टेंस में और मे नोट बी जीरो। अगर डिस्टेंस जीरो है तो पक्का है डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है, अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो डिस्टेंस जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक, तो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से देखें, सोचें और समझें। अब आइए इस पे दो चार क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन के थ्रू और भी कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। क्वेश्चन देखो, एक पार्टिकल इस पॉइंट से चलना शुरू किया, इसका नाम है ए, ऐसे चला 2 मीटर, उसके बाद ऊपर गया 5 मीटर, उसके बाद यहां से फिर से इधर गया 8 मीटर और यहां से 5 मीटर नीचे आया और यहां से 3 मीटर आगे गया और यहां पे सेमी सर्कुलर पाथ पे ऐसे चला है और यहां पे आया। इस सेमी सर्कुलर पाथ का रेडियस है 7 मीटर, ये फाइनल पॉइंट। तो इस पार्टिकल का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो डिस्टेंस बोलते हैं मोशन की पूरी पाथ के लेंथ को, तो देखो ये 2 + 5 + 8 + 5 + 3 प्लस ये लेंथ, तो ये सर्किल का पेरीमीटर का आधा लेंथ है। सर्किल के पूरे पेरीमीटर का लेंथ होता है 2πr, तो ये आधा ही है, तो आधा हो जाएगा 2πr/2, तो 2 से 2 कटेगा मतलब πr, तो ये लेंथ होगा πr। पाई का वैल्यू 22/7 और रेडियस है 7, तो 7 से 7 कटा, ये 22 मीटर है इस सेमी सर्किल का लेंथ, ये 22 मीटर। ठीक, तो अब डिस्टेंस देखो, 2 + 5 + 8 + 5 + 3 + 22, ये 22 मीटर है, 22 मीटर। तो डिस्टेंस मिला 2 + 5 7 + 8 15 + 5 20 + 3 23 + 22 23 + 22 45 45, तो 45 मीटर मिला डिस्टेंस, मोशन के पूरे पाथ का लेंथ।
और डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच के इस स्ट्रेट लेंथ को डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये होगा, इनिशियल टू फाइनल। तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, यहां से यहां तक 2, अब प्लस फिर यहां से यहां तक 8, ये और ये बराबर होगा, तो यहां से यहां तक 8, अब प्लस यहां से यहां तक 3, अब प्लस यहां से यहां तक, तो यहां से यहां तक इस सेमी सर्कुलर पार्ट का रेडियस है 7, और यहां से यहां तक फिर से 7, तो 7 + 7 14 + 14, तो ये है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट आएगा 8 × 2 = 10, 10 × 3 = 13, 13 + 14 27, 27 मीटर। तो यहां पे देखो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कम है इस डिस्टेंस के मैग्नीट्यूड से, ठीक। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्प्लेसमेंट। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। ये डायरेक्शन है, ये नॉर्थ, ये साउथ, ईस्ट, ये वेस्ट। एक पार्टिकल नॉर्थ के तरफ 10 मीटर चला और यहां से फिर ईस्ट के तरफ 5 मीटर चला और फिर यहां से 37 डिग्री के एंगल पे नॉर्थ ऑफ ईस्ट चला है 15 मीटर। ये एंगल 37 डिग्री। तो इस पार्टिकल का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। तो डिस्टेंस तो मोशन के पूरे पाथ का लेंथ होगा, तो 10 + 5 + 15, 10 + 5 + 15, तो 10, 5, 15 + 15 30 मीटर। तो डिस्टेंस 30 मीटर और डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच के स्ट्रेट लेंथ को, तो ये है डिस्प्लेसमेंट। आप यहां पे ध्यान से देखें तो ये डिस्प्लेसमेंट पहला वेक्टर के टेल और लास्ट वाले वेक्टर के हेड को मिलाने से आ रहा है, और पहला वेक्टर के टेल और लास्ट वाले वेक्टर के हेड को मिलाने पे जो वेक्टर मिलता है यही होता है इन सभी वेक्टर्स का रिजल्टेंट। इसका मतलब इन तीनों वेक्टर को वेक्टर तरीका से सम करेंगे तो रिजल्ट में यही मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ही मिलेगा। पहले वेक्टर के टेल और लास्ट वाले वेक्टर के हेड को मिलाओ तो उन सभी वेक्टर्स का रिजल्टेंट मिलता है, और यहां पे पहला वेक्टर के टेल और लास्ट वाले वेक्टर के हेड को मिलाने से जो मिल रहा है ये डिस्प्लेसमेंट है। इसका मतलब इन सभी वेक्टर्स का रिजल्टेंट ही डिस्प्लेसमेंट है। तो यहां पे 3 वेक्टर है, 2 से ज्यादा वेक्टर को जोड़ना हमें आता है, तो इन तीनों वेक्टर को वेक्टर तरीका से जोड़ दो, जो रिजल्ट में मिलेगा वो डिस्प्लेसमेंट ही मिलेगा। तो इन तीनों वेक्टर के टेल को पैरेलल शिफ्ट करके इस ओरिजिन पे चिपकाओ, तो ये 10 मीटर ऐसे चिपक जाएगा, ये 5 मीटर ऐसे आ जाएगा यहां पे, और ये 15 मीटर ईस्ट के डायरेक्शन से 37 डिग्री के एंगल पे है, तो ऐसे जाएगा ये 15 मीटर, ये एंगल 37 डिग्री। अब इस 15 मीटर को इस पे कंपोनेंट लेंगे तो 15 cos 37, और इस पे कंपोनेंट लेंगे तो 15 sin 37, 15 और cos 37 डिग्री का वैल्यू, cos 37 4/5, 4/5, तो 5 से ये 15 कटा 3, 4 × 12, और 15
साइन 37 डिग्री का वैल्यू 3/5, तो 5 से ये 15 कटा 3, 3 तिया 9। तो अब देखो इस डायरेक्शन में टोटल है 5, ये वाला 5 और इसका एक कंपोनेंट ये 12, तो 12 + 5 17, और इस डायरेक्शन में ये है 10 और इसका एक कंपोनेंट जो कि 9 आया है, तो 10 + 9 19, और इन दोनों वेक्टर के बीच का ये एंगल 90 डिग्री। तो इसको वेक्टर तरीका से जोड़ेंगे तो जो मिलेगा वही डिस्प्लेसमेंट होगा। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिलेगा √19 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर प्लस 2ab cos 90, और cos 90 का वैल्यू 0, तो ये प्लस 2ab cos थीटा वाला टर्म 0 चला जाएगा। तो ये मिला डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। इसको कैलकुलेट करके जो आएगा वही होगा इस डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। ठीक है, इसको देखें ध्यान से और समझें। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है, ये एक रेफरेंस है, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, आई कैप का डायरेक्शन, जे कैप का डायरेक्शन, और एक पॉइंट यहां पे है P, इसका कोऑर्डिनेट 2,3, और एक पॉइंट यहां पे है Q, इसका कोऑर्डिनेट 5,1। इस ओरिजिन से इस P को मिलाओ तो इस P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है ये, इसको R1 बोलते हैं, और O पॉइंट से ओरिजिन से इस Q पॉइंट को मिलाएंगे तो Q पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मिलेगा R2, बोल दो इसको वेक्टर R2। अब कोई पार्टिकल इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आया तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना होगा? ये इनिशियल पोजीशन और ये फाइनल पोजीशन, ये डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वाट है। तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इक्वल टू फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो फाइनल पोजीशन वेक्टर ये R2 पता है, ये R2 बराबर हो जाएगा 5 यूनिट आई कैप प्लस 1 यूनिट जे कैप, 5 आई कैप प्लस 1 जे कैप, और R1 वेक्टर 2 यूनिट आई कैप प्लस 3 यूनिट जे कैप, और R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर करेंगे तो R2 माइनस R1 ये आएगा, सेम डायरेक्शन वाले में से सेम डायरेक्शन वाले को घटाओ तो R2 माइनस R1 करेंगे तो 5 - 2 3 आई कैप, और फिर 1 - 3, तो 1 - 3 बराबर -2, तो -2 जे कैप। ये है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो ये मिला डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इक्वल टू 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप। इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालें तो ये √3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4, और आई कैप और जे कैप के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो cos 90 वाला टर्म 0 चला जाएगा। तो ये √9 और 4 13, √13 यूनिट, इतना मिला डिस्प्लेसमेंट ये। और इस डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन P पॉइंट से Q पॉइंट की तरफ, इनिशियल टू फाइनल। ठीक, इतनी बातें क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब सर्कुलर मोशन के टाइप का क्वेश्चन देखो। सर्कुलर मोशन अगर हो रहा है तो उस टाइप के क्वेश्चन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, क्वेश्चन ये मान लो एक सर्कुलर पाथ है, ये सेंटर और ये रेडियस, यहां से कोई पार्टिकल चलना शुरू किया, ये इनिशियल पॉइंट, और यहां से इस सर्कुलर पाथ पे चलते हुए यहां पे आया, सेंटर पे 90 डिग्री का एंगल सबटेंड कर दिया, ये फाइनल पॉइंट। तो इस पार्टिकल का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो डिस्टेंस होगा मोशन के इस पूरे पाथ का लेंथ
और डिस्प्लेसमेंट होगा इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का ये स्ट्रेट लेंथ, शॉर्टेस्ट लेंथ, और इनिशियल टू फाइनल ये होगा डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन। तो इस सर्किल के पूरे पेरीमीटर का लेंथ 2 पाई आर होता है, और ये इस सर्किल के पूरे लेंथ का क्वार्टर पार्ट है, 1/4 पार्ट। तो इसका लेंथ होगा इस पूरे लेंथ का 1/4, 2 पाई आर का बाय 4। तो 2 से ये 4 कटेगा 2, और ये डिस्टेंस मिलेगा पाई आर बाय 2। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट पे गया है इस रास्ते से, तो डिस्टेंस पाई आर बाय 2, और डिस्प्लेसमेंट ये लेंथ होगा। तो ये r है, रेडियस है, तो ये भी रेडियस है, ये एंगल 90 डिग्री, तो ये लेंथ डिस्प्लेसमेंट अंडर रूट r² प्लस r², तो 2r²। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू r² रूट से बाहर निकलेगा तो r, और ये 2 रूट के अंदर में रहेगा, तो r√2 डिस्प्लेसमेंट मिला r√2। ठीक, इतनी बातें क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। अब इसी में देखो, अगर पार्टिकल घूम के यहां से ऐसे चलता और यहां पे आ जाता, इसके ठीक अपोजिट साइड में, ये अगर फाइनल पॉइंट होता, तो डिस्टेंस इस सर्किल के पेरीमीटर का ये आधा लेंथ होता, ये डिस्टेंस होता, डिस्टेंस 2 पाई आर का आधा। तो 2 पाई आर का आधा करेंगे तो 2 से 2 कटेगा पाई आर होगा ये डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का ये स्ट्रेट लेंथ, तो r प्लस r 2r, डिस्प्लेसमेंट 2r, और डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट का इनिशियल टू फाइनल, ये होगा डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन। ठीक, और यहीं पे अगर पार्टिकल को इस सर्कुलर पाथ पे और घुमा दें तो ये एक सर्कुलर पाथ है, ये सेंटर और रेडियस r। पार्टिकल यहां से चला और इस पे एक राउंड कंप्लीट किया, और यहां पे रुका नहीं, फिर से चला और एक राउंड और कंप्लीट किया, फिर भी यहां पे नहीं रुका, यहां से चलते हुए यहां पे आया और यहां पे आके रुका। ये फाइनल पॉइंट और ये इनिशियल पॉइंट। तो इस क्वेश्चन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो डिस्टेंस इक्वल टू मोशन के पूरे पाथ का लेंथ। तो देखो, एक राउंड कंप्लीट किया तो 2 पाई आर, प्लस दूसरा राउंड कंप्लीट किया तो फिर से 2 पाई आर, तो 2 पाई आर प्लस 2 पाई आर प्लस दूसरे राउंड में भी यहां पे रुका नहीं, यहां पे आके रुका है, क्वार्टर पार्ट फिर से कवर किया, सेंटर पे 90 डिग्री का एंगल सबटेंड किया। तो ये क्वार्टर पार्ट का लेंथ 2 पाई आर का 1/4, तो पाई आर बाई 2 प्लस पाई आर बाई 2, ये होगा डिस्टेंस। इन सबको ऐड करेंगे तो ये 2 LCM, तो 2 × 2 4 पाई आर प्लस 4 पाई आर 8 पाई आर प्लस पाई आर 9 पाई आर बाई 2, ये मिला डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच के स्ट्रेट लेंथ को, तो ये होगा डिस्प्लेसमेंट, और इनिशियल टू फाइनल ये होगा डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट फिर से यही आएगा, √r² प्लस r², √2r² बराबर r² को रूट से बाहर निकालेंगे तो r, और 2 रूट के अंदर में तो r√2।
ओके, इतनी बातें क्लियर है। अब इसमें देखो कि कोई भी अननोन एंगल अगर सेंटर पे सबटेंड करेगा तो उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। ये है एक सर्कुलर पाथ, ये सेंटर को सी से डिनोट करो और ये रेडियस आर। एक पार्टिकल यहां से चला, ये इनिशियल पॉइंट, और इस सर्कुलर पाथ पे चलते हुए यहां पे आया, ये फाइनल पॉइंट। सेंटर पे एंगल सबटेंड कर दिया थीटा। तो इस पार्टिकल का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो डिस्टेंस मोशन के इस पाथ के लेंथ को बोलेंगे, मतलब इस आर्क का जो लेंथ होगा यही होगा डिस्टेंस। डिस्टेंस इक्वल टू इस आर्क का लेंथ, और आर्क का लेंथ इक्वल टू होता है रेडियस इंटू थीटा। तो इस आर्क का लेंथ बोले तो डिस्टेंस आर इंटू थीटा, यहां पे ये थीटा पुट इन रेडियन, पुट इन रेडियन। तो डिस्टेंस मिल गया। और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच के इस स्ट्रेट लेंथ को, और इनिशियल टू फाइनल यही होगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डायरेक्शन। तो ये डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो यहां पे एक काम करो, इस सेंटर से इस डिस्प्लेसमेंट वाले लेंथ पे परपेंडिकुलर डालो। तो ये लाइन इस डिस्प्लेसमेंट को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है और इस एंगल को दो इक्वल एंगल में डिवाइड कर देता है। तो ये पूरा एंगल थीटा है, तो ये होगा थीटा बाई 2 और ये भी थीटा बाई 2। इस पॉइंट का नाम है C, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं M, और इस पॉइंट का नाम दे देते हैं A, और इस पॉइंट का नाम B। आप ट्रायंगल CM और A को देखें, ये एंगल 90 है, ये एंगल थीटा बाई 2 है, और ये लेंथ R है। तो ये लेंथ कितना होगा MA, और MA के बराबर ही है ये MB। तो MA निकाल लेते हैं और इसी को डबल कर देंगे तो AB मिल जाएगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो ट्रायंगल CM और A के हेल्प से MA निकालो। तो इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस। तो यहां पे साइन थीटा लगाएंगे तो साइन थीटा बाई 2 इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। साइन थीटा बाई 2 इक्वल टू परपेंडिकुलर MA बाय हाइपोटेनियस है ये R, रेडियस के बराबर। तो यहां से MA इक्वल टू R इंटू साइन थीटा बाई 2, R इंटू साइन थीटा बाई 2। तो ये MA मिला, इसी को डबल कर देंगे तो AB मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 2MA, मतलब 2 इंटू MA बोले तो R साइन थीटा बाई 2। तो अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है और सेंटर पे थीटा एंगल सबटेंड कर दिया तो उस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 2R साइन थीटा बाई 2। ये है डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला। ठीक, तो इस फॉर्मूला को देखें ध्यान से और इसको याद कर लें। इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है, एक सर्कुलर पाथ है, रेडियस है
14 मीटर और कोई पार्टिकल यहां से चला और यहां पे आया, सेंटर पे एंगल सबटेंड कर दिया 60 डिग्री, ये इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट। तो इस पार्टिकल का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो डिस्टेंस इक्वल टू r इंटू थीटा, तो रेडियस है 14 इंटू थीटा है 60 डिग्री, पर 60 डिग्री को रेडियन में पुट करना है, तो रेडियन में कन्वर्ट करें 60 डिग्री को, तो पाई बाय 180 इंटू 60, तो 0 से 0 6 18 पाई बाय 3, 60 डिग्री मतलब पाई बाय 3 रेडियन, तो r इंटू थीटा। डिस्टेंस मिला 14 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 और ये 3 है डिवाइड में, तो 7 से ये 14 कटेगा 2, तो 22 दूना 44/3, तो डिस्टेंस मिला 44/3 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 2r इंटू साइन थीटा बाई 2, तो 2 और रेडियस है 14 इंटू साइन थीटा बाई 2, तो थीटा एंगल सबटेंड किया है सेंटर पे 60 डिग्री, तो 60/2, तो ये आएगा 2 इंटू 14 28 साइन 60/2, तो 2 से ये 60 कटेगा 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री, तो ये मिलेगा 28 इंटू साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, 2 से ये 28 कटेगा 14, तो 14 मीटर। ये है डिस्प्लेसमेंट, मतलब इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का स्ट्रेट लेंथ, ये आया 14 मीटर, और इसका डायरेक्शन ये होगा इनिशियल टू फाइनल। ठीक, तो ये समझ में आया, इस फॉर्मूला को ध्यान रखना डिस्प्लेसमेंट के लिए। आप यहां पे एक चीज सोच के देखें, अगर कोई पार्टिकल इस पॉइंट से इस पॉइंट पे इस रास्ता से जाए या इस रास्ता से जाए या फिर इस रास्ता से जाए, तो किसी भी रास्ता से अगर पार्टिकल इस पॉइंट से इस पॉइंट पे गया है तो हर हाल में डिस्प्लेसमेंट 14 मीटर ही होगा। लेकिन अलग अलग रास्ता से इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाएगा तो डिस्टेंस अलग अलग होगा, क्योंकि डिस्टेंस रास्ता पे डिपेंड करता है। तो ध्यान रखना कि पार्टिकल का रास्ता देखे बिना डिस्प्लेसमेंट तो बता सकते हैं, लेकिन पार्टिकल के मोशन का रास्ता देखे बिना डिस्टेंस नहीं बता पाएंगे। डिस्टेंस के लिए रास्ता देखना जरूरी है, क्योंकि डिस्टेंस रास्ते पे डिपेंड करता है और डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, रास्ता पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक, इतनी बातें क्लियर है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग रेस्ट, मोशन, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस पढ़ चुके हैं। अगले लेक्चर में एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज एक्सीलरेशन वगैरह पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बाय, थैंक यू।